जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो पे हम बायोलॉजी का एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो बोर्ड पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे एक प्रश्न बनना लगभग तय होता है। तो आज हम लोग जानेंगे डीएनए की संरचना जो कि वाटसन और क्रिक ने दी थी, किस प्रकार से दिया था और कैसे क्या क्या चीजें उन्होंने बताई थी इस संरचना में। सारी चीजों को हम लोग डीएनए से रिलेटेड आज के इस वीडियो में जानेंगे। और आपको पता है कि भाई डीएनए एक ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी में जो कि इससे क्वेश्चन लगभग बनना तय होता है, मतलब आता ही आता है। तो चलिए जानते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाम याद कर लीजिएगा, वाटसन और क्रिक का मॉडल। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई डीएनए से संबंधित वाटसन और क्रिक का मॉडल प्रस्तुत कीजिए, चित्र सहित वर्णन करिए, ऐसे करके पूरा। तो मैं आपको डायग्राम में भी सारी चीजों को समझाऊंगा। यहाँ पर जो भी आपके सामने ए टी पी टी जो भी कुछ लिखा है, आपने अभी तक अगर नहीं समझ में आया कि भाई ये क्या होता है, इस वीडियो को देख करके समझ जाओगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दो वैज्ञानिकों के नाम है ना। तो यहां पर आपको इसका सबसे शुरुआत जब करेंगे तो यहां पर इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना अत्यंत जटिल यौगिक है। हम सभी को पता है डीएनए हमारे बॉडी के अंदर होता है, जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक विशिष्ट विधि से कुंडलित रहती हैं तथा प्रत्येक श्रृंखला में सहस्रों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी कि आपको पता है कि जो ये आपकी संरचना बनी हुई है, इसमें आपका एक 3 डैश है, एक आपका 5 डैश है। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर क्या है, लिपटी हुई है ऐसे करके। ठीक है ना। तो दो यहाँ पर है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, इसमें आपके कह रहा है सहस्त्रों मतलब हजारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन संरचनाओं में। ठीक है ना। अब यहां पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं जहां पर बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, उसको आप नोट डाउन कर लेना। जैसे 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने इस मॉडल को दिया था। कई बार पूछ लेता है कि कब दिया गया था, 1953 में। 1962 में इस काम के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसको, वाटसन और क्रिक को। अब देखिए भैया, इसकी संरचना को समझने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। देखो, डीएनए की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि इसको बोलते हैं ना, तो प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बनता है। मतलब कि जो डीएनए होता है इसमें कितने घटक होते हैं, 3 घटक। कौन कौन से, इसमें पहला इसकी शर्करा, जो कि आपको पता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। अब इसमें एक होता है फास्फेट समूह, क्या होता है, फास्फेट समूह। और एक होता है नाइट्रोजनी क्षार, जो कि आपने नाम सुना होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, इस टाइप के, थाइमिन, ये सब क्या होते हैं, इसके क्षार होते हैं। फास्फेट समूह आपके होते हैं इसमें, है ना। और इसके अलावा बात कर ले तो यहां पर डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ये 3 घटक होते हैं आपके डीएनए में, इतना याद कर लीजिएगा। समझ में आया। नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं ये आपको याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, पूछ लेता है कि डीएनए और आरएनए में कौन से क्षार ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंस होता है। मतलब कि जो डीएनए में पाया जाता है वो आरएनए में नहीं पाया जाता, और जो आरएनए में पाया जाता है वो डीएनए में नहीं पाया जाता। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यूरेसिल होता है जो कि आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में नहीं रहता। तो इतना चीजें आपको पता कर लेना है। ये आपके 3 महत्वपूर्ण इसके अंग हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर, ये डायग्राम देखो। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक श्रृंखला जो कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना है, जिसमें एक श्रृंखला आपकी 3 डैश है और एक श्रृंखला जिसका नाम है 5 डैश, यहां पर बताया गया। इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया ना। इसमें कह रहा है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि आपकी श्रृंखला है, इसमें आपको पी एस पी एस पी एस ऐसे दिख रहा है ना दोनों श्रृंखला में, इनको बोलते हैं यहां पर फास्फेट समूह। क्या होते हैं, फास्फेट समूह। और शर्करा जो भी होती हैं वो आपकी होती हैं। यहां पर आप यहां पर बीच में देख पा रहे होंगे, कहीं पर ए है, कहीं पर टी है, कहीं पर जी है, कहीं पर सी है। अब यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यही सारी चीजें चल रही है। मतलब ए और टी के बीच आप जहां पर भी देखोगे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, जबकि जी और सी के बीच आप कहीं पर भी देख लेना आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। अपनी बुक में भी आप देखना, अभी तक अगर आपने ये चीजें नहीं गस की हैं तो आप एक बार जरूर खोल के देखना, आप समझ में आएगा। देखो, ए का मतलब है यहां पर एडिनिन, टी का मतलब है थाइमिन, अर्थात जो हमारा यहां पर नाइट्रोजनी क्षार है, एडिनिन और थाइमिन के बीच जो डीएनए में आपका बॉन्ड बनता है वो 2 बॉन्ड होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड, द्विआबंध जिसे बोलते हैं। जबकि जो आपका ग्वानिन और साइटोसिन है, ग्वानिन मतलब जी और साइटोसिन मतलब सी, तो जी और सी के बीच यहां पर कितने बॉन्ड बनते हैं भैया, तो 3 बॉन्ड बनते हैं। यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड इसीलिए दिखाया गया है, 3 हाइड्रोजन बनने यहां पर। अब चीजें समझ में आई इतना कि ये भाई संरचना में क्या क्या दिखाया जाता है, पी एस जी सी जो भी लिखा रहता है आप समझ जाओगे। बाकी आपको यहां पर ये कुछ जैसे लंबाई की माप वगैरह दी गई है, ये सारी चीजें क्या है आप जानते हैं। ठीक है, पी का मतलब फास्फेट हो गया और एस का मतलब शर्करा, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जैसे कि पहला देखिए,
फर्स्ट यहां पर है कि डीएनए का प्रत्येक अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देख सकते हो यहां पर मैंने बताया था कि इनके बीच की जो दूरी है ना, इनका जो व्यास है, जैसे कि यहां पर ये आपका एक सर्किल टाइप से बना, यहां से जुड़ करके यहां पर आया और यहां से आया तो ये इधर आए, दोनों जुड़ गई, बीच में इसके एक डिस्टेंस पैदा होती है। तो ये आपको पता है ना कि भाई कोई मान लो सर्किल है, इस टाइप का कोई सर्किल बन जा रहा है और उसके बीच में अगर एक पॉइंट हम मान लें तो ये तो हमारा रेडियस होता है, त्रिज्या, लेकिन जब पूरी लंबाई हमें पता करनी तो वो व्यास बन जाता है ना। तो भैया व्यास आपका इनके दोनों के बीच का कितना होता है, तो ये होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। आइए इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट है, यही मतलब डीएनए के बारे में वाटसन और क्रिक ने यही सारी रिसर्च करके जो है मॉडल प्रस्तुत किया था और यही सारी चीजें बताई गई थी इस मॉडल में। तो पहला पॉइंट समझ में आया। आइए दूसरा पॉइंट देखिएगा। सेकेंड पॉइंट यहां पर कहता है प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। यानी कि फास्फेट और शर्करा समूह किस में होते हैं, एकांतर। एकांतर मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे कहीं पर फास्फेट आए तो फिर शर्करा, फिर फास्फेट, फिर शर्करा, ऐसे चलता है। फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 डैश कार्बन तथा दूसरी तरफ के शर्करा 3 डैश के कार्बन से जुड़ा रहता है। यानी कि भैया आपने देखा कि देखो P के बाद S, S के बाद P, P के बाद S, P के बाद S, ऐसे करके आता है ना, S के बाद P, ऐसे ये क्रम से आता है, इसी को बोलते हैं एकांतर क्रम। और ये जुड़ता किससे है, तो ये 5 डैश यानी कि जो ये वाली श्रृंखला और यहाँ पर 3 डैश मतलब कि ये 3 डैश वाली, तो दोनों के बीच जो आपका एक बॉन्ड बनता है वो कार्बन के बीच बनता है, ठीक है ना, कार्बन के कारण यानी कि शर्करा जो है जुड़ी रहती है। ये हमारा ये चीज क्लियर हुई। हमने लंबाई को देखा, इनके बीच का व्यास देख लिया और ये किस प्रकार जुड़े हैं ये देख लिया दूसरे पॉइंट में। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट आपका कहता है नंबर 3, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन क्षार मतलब मैंने जो बताया एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, जिसमें एडिनिन, थाइमिन हाइड्रोजन के द्विआबंध तथा ग्वानिन, साइटोसिन हाइड्रोजन के त्रिआबंध यानी कि त्रिआबंध से जुड़ा होता है। मैंने बता रखा है पहले ऑलरेडी आपको कि भैया ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दोनों जो होती हैं ये आपके यहाँ पर क्षार से तो जुड़ती हैं। क्षार आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं इसमें, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन इनके बीच बॉन्ड कितना बनता है, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये आप लोग इस डायग्राम में यानी इस चित्र में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। एंड लास्ट में आपको एक और पॉइंट याद कर लेना है, डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी भैया, 10। देखो 10 नाइट्रोजन क्षार मतलब नाइट्रोजन क्षार की बात कर रहा ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक आप पूरा 10 जब मतलब पूरा का पूरा आप यहां पर डायग्राम में उतना ज्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन जब देखोगे तो इनके बीच की जो दूरी है यानी कि यहां पर बताई गई है तो वो कितनी होगी, यहां पर 10 है ना, यहां से लेकर के यहां तक, जब तक इसके बीच में 10 नहीं आ जाए तब तक उस दूरी को हम लोग 34 एंगस्ट्रॉम नहीं मानेंगे। तो इनके 34 एंगस्ट्रॉम के बीच में 10 नाइट्रोजन क्षार आ जाते हैं इस श्रृंखला के अनुसार, और यही कहता है आपका नियम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा मॉडल जो है तैयार करना है। सारी चीजें इससे रिलेटेड जो भी वाटसन और क्रिक ने दिया था मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बिल्कुल हर बच्चे को तैयार करना है रिवीजन के तौर पर। अपने दोस्तों को भी साथ में ये वीडियो शेयर कर देना, काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।